तो एक्सरे स्कल शो इन लार्ज पिट्यूटरी ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पिट्यूटरी इज लाइकली टू शो, ये उसको पिट्यूटरी का एडिनोमा है, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, और पिट्यूटरी का ट्यूमर से दो चीजें एक्सेसिव स्कीट हो रही हैं, एक ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव स्कीट हो रहा है जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और दूसरा प्रोलैक्टिन स्कीट हो रहा है, और प्रोलैक्टिन स्कीट होने की वजह से उसको स्क्रीशन मेमोरी ग्लैंड से स्क्रीशन आ रही है। तो दो चीजें, तो ये स्मेटोट्रोफ्स हैं जो कि ये स्क्रीट कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन को, तो ये ट्यूमर था उसका। तो ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा इसका डायग्नोसिस है, ठीक है। उसने ये बताया कि जब आपने एक्सरे करवाया तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा मिल रहा है। और स्मेटोट्रोफ्स शो इओसिनोफिल, इनमें स्मेटोट्रोफ्स में आप जब इनकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो आपको इओसिनोफिल का काउंट रेज मिलता है। तो उसने ये पूछा हुआ था कौन से सारे रेज मिलेंगे, तो इंक्रीज नंबर ऑफ द इओसिनोफिल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ द इओसिनोफिल्स। तो कल मैंने बताया था बेसोफिल किस में इंक्रीज हुए होते हैं जी, बेसोफिल कल मैंने बताया था किस डिजीज में, किस डिजीज में बेसोफिल इंक्रीज हुए होते हैं, कल मैंने बताया था सीएमएल, जबरदस्त, आप तो पीएमसी को वैसे ही जबरदस्त है जी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में ये इंक्रीज होता है, बेसोफिल इंक्रीज होते हैं। A 30-year old man come to doctor with the history of road accident. He complained of inability to dorsiflex the foot. Dorsiflexion में एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, अब dorsiflexion abnormal है, loss of the sensation over the dorsum of the leg and foot, और एक तो वो अपने फुट को एक्सीडेंट के बाद dorsiflex नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरा वो ये है कि सेंसेशन भी एबनॉर्मल है ऑन एग्जामिनेशन, और ये डॉर्सम ऑफ द फुट पे सेंसेशन भी एबनॉर्मल है। तो डॉक्टर फाइंड एंटीरियर लेग मसल फ्लैसिड, जो एंटीरियर लेग के मसल है वो फ्लैसिड है, और लेकिन नॉर्मल टोन इन द काफ मसल, जो पोस्टीरियर लेग है, जो काफ मसल है वो उनकी टोन बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली नर्व इंजर्ड, वो कहता है कि कौन सी नर्व इंजरी है, इसमें बस ये उसने बताया, पूछा है कि एक पर्सन है एक्सीडेंट होने के बाद वो डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकता, वो डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकता, और उसका एंटीरियर डॉर्सम जो फुट है वो नम है, उसमें सेंसेशन उसकी लॉस है, लेकिन उसकी पोस्टीरियर लेग बिल्कुल ठीक है। देखें ये है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व, इसका आंसर है फुट ड्रॉप, कॉमन पेरोनियल नर्व इसका आंसर है। और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इसमें दो चीजें होती हैं, एक कॉमन पेरोनियल नर्व, ये एक उसमें उसके दो ब्रांचेस होती हैं, डी बताता हूं क्यों नहीं, देख तो ले डॉक्टर सनम। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, उसके दो कंपोनेंट हैं कॉमन पेरोनियल के, और एक है डी पेरोनियल। जो सुपरफिशियल पेरोनियल होती है, जो सुपरफिशियल पेरोनियल होती है उसका क्या काम होता है, वो एक तो जो सेंसरी सप्लाई होती है एंटीरियर लेग की उसको सप्लाई करती है सेंसरी, लेकिन जो बिग टो होता है और उसके ये जो वेब बनती है बिग टो और उसके फिंगर के जो फिंगर होती है, इस वेब के अलावा जो डार्सम ऑफ द फुट है उस सबको आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सेंसरी सप्लाई देती है। इसके अलावा जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो जो लेटरल लेग के लेटरल मसल है जो कि इवर्जन करते हैं, इवर्ट करते हैं आपकी इवर्जन करते हैं आपके फुट को इवर्जन करवाते हैं। तो जो सुपरफिशियल नर्व है वो दो काम करती है, एक तो वो मोटर सप्लाई देती है जो पेरोनियल लॉन्गस को और ब्रेविस को जिससे इवर्जन होती है, और दूसरा सेंसरी सप्लाई करती है डार्सम ऑफ द फुट एक्सेप्ट वेब स्पेस बिटवीन जो आपकी टो है, बिग टो है और उसके साथ जो फिंगर है उसमें जो स्पेस है उसको ये सप्लाई, इस उसके दरमियान सप्लाई बस सेंसरी सप्लाई नहीं होती, बाकी सारी सेंसरी सप्लाई डार्सम ऑफ फुट की सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से होती है। जो ये वेब स्पेस होती है उसको सप्लाई, उधर जो सेंसरी सप्लाई होती है वो होती है डी पेरोनियल नर्व। तो डी पेरोनियल नर्व एक तो इस बिग टो के साथ जो वेब बनती है फिंगर के साथ उसको सप्लाई करती है सेंसरी, लेकिन जो उसकी मोटर सप्लाई होती है वो होती है टिबियलिस इंटीरियर को। टिबियलिस इंटीरियर जो होता है वो करता है आपके फुट को डॉर्सिफ्लेक्स करता है। तो इसमें दो, तो ये जो पेशेंट था इसमें दो चीजें लॉस थी,
एक तो वो डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस है, इसका मतलब है डीप रोनल नर्व जो है वो काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही। और दूसरा उसने कहा है कि जो डॉर्सम ऑफ फुट है वो भी उसकी सेंसरी सप्लाई लॉस है, और वो होती है सुपरफिशियल प्रोनल नर्व से। तो इसका मतलब सुपरफिशियल प्रोनल नर्व भी डैमेज हुई है और डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो डीप प्रोनल नर्व भी डैमेज हुई है। तो ये दोनों कंपोनेंट किसमें है, ये डीप कॉमन प्रोनल नर्व में दोनों डैमेज होते हैं। तो अगर आपसे कोई पर्सन कहे तो देखें, ये डीप रोनल नर्व क्या करती है, डीप रोनल नर्व एक तो इसको डॉर्सिफ्लेक्स करवाती है, और दूसरा बिग टो के साथ जो फिंगर है उसके जो वेब स्पेस बनती है उसको उसकी सेंसरी सप्लाई है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो और वेब स्पेस में सेंसरी लॉस हो तो ये आपकी डीप रोनल नर्व है। और दूसरा ये है कि जो सुपरफिशियल रोनल नर्व है वो डॉर्सम ऑफ फुट की सेंसरी सप्लाई एक्सेप्ट वेब बिग टो और उस फिंगर के दरमियान, और साथ ही इवर्जन इवर्जन। तो अगर इसलिए अगर कॉमन प्रोनल नर्व जाए उसका लीन हो तो आपकी सुपरफिशियल और डीप दोनों का प्रॉब्लम आएगा। तो दोनों का प्रॉब्लम आने से क्या होगा, एक तो सुपरफिशियल की इवर्जन लॉस होगी और डीप रोनल नर्व की वजह से डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगी, और दूसरा जो ऊपर ये सेंसरी सप्लाई है वो भी लॉस हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपने पेड से याद करना है, पेड पेड पीईडी पेड। जब कॉमन पिरोनल नर्व का लियन हो, पिरोनल नर्व, तो इवर्जन लॉस हो जाती है और प्लांटर और साथ डॉर्सिफ्लेक्शन, पेड है ना, पीईडी पेड, तो डॉर्सिफ्लेक्शन भी लॉस हो जाती है। तो डॉर्सिफ्लेक्शन डीप पिरोनल नर्व और इवर्जन सुपरफिशियल पिरोनल नर्व, दोनों चीजें कॉमन पिरोनल नर्व में लॉस हो जाती हैं। तो इवर्जन लॉस हो जाएगी और डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस होगी, लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, डॉर्सम ऑफ फुट। तो पेड इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाती है किसमें, कॉमन पिरोनल नर्व में। तो ये देख लें, यही उसने बात की हुई थी कि इनएबिलिटी टू डॉर्सिफ्लेक्स ऑफ द फुट एंड लॉस ऑफ द सेंसेशन ओवर द डॉर्सम ऑफ द लेग एंड फुट। तो ये आपके कॉमन पिरोनल नर्व इसका आंसर होगा। इन ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो टेबल बना हुआ है फर्स्ट स्टेज स्टेप 1 में, ये बहुत ही हाई यील्ड टेबल है। इसको हमने एक्सप्लेन बड़ी डिटेल से किया हुआ है उसमें लेक्चर्स में, जो फर्स्ट स्टेज स्टेप 1 के लेक्चर्स हैं। तो इधर तो एक नर्व है, लेकिन वो जो टेबल है वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, एक पर्सन है, a patient has sustained deep stab wound in his submandibular region, submandibular region में stab wound है। On recovery his tongue deviated to the right side when he was asked to protrude his tongue, what is the most likely nerve damage। वो कहता है कि एक पर्सन है, उसको सब मैंडिबुलर रीजन में एक वूंड, स्टैब वूंड हुआ है, किसी ने चाकू लगा दिया, नाइफ लगा दी है, ठीक है। अब उसकी जो टंग है, हिज टंग डेविएटेड टू राइट साइड। जब उसे कहा जाता है कि वो टंग को बाहर निकाल ले, तो उसकी जो टंग है वो डेविएट कर जाती है राइट साइड की तरफ। अब बताएं कि कौन सी नर्व का लीजन है, कौन सी नर्व का रीजन है कि जब वो अपनी स्टैब वुंड के बाद जब वो अपनी टंग को प्रोट्रूड करता है तो उसकी टंग जो है वो राइट साइड की तरफ डेविएट हो जाती है। तो ये जो है ये है राइट साइड की 12 नर्व। 12 नर्व को क्या कहते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। लेकिन कौन सी साइड की, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नहीं लिखने। क्यों, इसलिए कि जो आप ये एक है लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व और फिर है राइट हाइपोग्लॉसल नर्व। जो आपकी टंग है, जो आपकी टंग है उसकी जो राइट साइड की नर्व है 12 नर्व, वो जीनियोग्लॉसल को सप्लाई करती है और उसे अवे फ्रॉम, यानी कि दूसरी तरफ उसे पुश करती है। जीनियोग्लॉसल जो राइट साइड की राइट साइड का है वो ऑपोजिट साइड पे टंग को डेविएट करवाता है, जबकि जो लेफ्ट साइड की 12 नर्व है वो जीनियोग्लॉसल को सप्लाई करती है और इधर का जो मसला है वो इधर इस तरफ ऑपोजिट साइड पे उसे पुश करते हैं टंग को। तो इसमें अगर आपकी राइट साइड की जो हाइपोग्लॉसल नर्व है उसका लीन होता है तो राइट साइड जो जीनियोग्लॉसल है वो काम नहीं करेगा, तो लेफ्ट वाला तो कर रहा है, तो लेफ्ट वाला जीनियोग्लॉसल जो है वो डेविएट कर देगा टंग को उसी साइड पे जिस तरफ का लीन है। तो जो टंग है वो डेविएट हो जाती है
टूवर्ड द साइड ऑफ द लीजन, तो साइड ऑफ लीजन की तरफ, तो जो भी जिस तरफ टंग प्रोट्रूडेड हो रही है उस तरफ का जो है, उस तरफ की जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो उसका लीजन है, क्योंकि जो टंग डेविएशन है वो उसी साइड की तरफ होती है जहां जिस जिस नर्व का लीजन होता है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बहुत आसान है, देखें ये आपकी टंग है, ये जो राइट साइड की 12 नर्व है ये इसको पुश करती है इस साइड पे, और जो लेफ्ट साइड की 12 नर्व है वो जिस मसल को सप्लाई करती है वो उसको डेविएट, वो पुश करती है, नॉर्मली ये अपोजिट साइड पे पुश कर रही है, तो जिस साइड का लीजन होगा वो फिर नर्व जो है राइट साइड का लीजन है तो राइट साइड की नर्व से पुश नहीं कर पाएगी अपोजिट साइड पे, तो जो लेफ्ट वाला है मसल वो उसको तो पुश कर रहा है अपोजिट साइड पे, तो जो टंग है वो उसी तरफ डेविएट हो जाएगी जिस तरफ का लीजन है। तो उसके बाद है 32 MCQ. Pathologist gets a slide from examination. A lymphoid aggregation with partial covering of the stratified squamous epithelium is seen under the microscope. वो कहता है कि आपने पैथोलॉजिस्ट ने एक स्लाइड ली और उसको लिम्फाइड एग्रीगेट मिला स्लाइड में, और वो एग्रीगेट जो है वो कवर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लिम्फाइड एग्रीगेशन है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ये हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है, लिम्फाइड एग्रीगेशन और उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की कवरिंग है, तो ये है आपका टॉन्सिल। जब आप टॉन्सिल जो है, टॉन्सिल लिम्फाइड एग्रीगेट है और उसके ऊपर जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो पहला टाइम टॉन्सिल जो है जी लिम्फाइड एग्रीगेट और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो उसकी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। उसके बाद 33 MCQ, तो ये पैराटाइन टॉन्सिल की ये होती है एपिथेलियम। A 50-year-old man known to have liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma developed dependent cirrhosis है, एक पर्सन है उसको सिरोसिस है और साथ उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, और ये जो ये उसकी हेपेटिक वेन है और ये ड्रेन हो रही है किसमें? इंफीरियर वेना केवा में। हेपेटिक वेन किसमें ड्रेन हो रही है? यहाँ से ब्लड जाता है, और तो अब वो कहता है कि अब उस पर्सन को एब्डोमिनल स्ट्राया डायलेटेड, उसकी एब्डोमेन पे डायलेटेड वेन्स हैं और डिपेंडेंट एडिमा है, यानी कि उसके जो लेग्स हैं, जो उसके डिपेंडेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उन वो एडिमेटस हैं, वो एडिमेटस। तो आपको पता है यहाँ इंफीरियर वेना केवा किससे बनता है? कॉमन इलियक, यहाँ ये लेग में जा रही है वेट, तो अगर वो कह रहा है इधर इधर एडिमा है, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है और एब्डोमिनल जो है उधर वेन आपको मिल रही है, तो बताएं ये किस साइड पे ब्लॉकेज है? तो जब आपका ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन्वेड कर देगा हेपेटिक वेन, और मेनली जब ये जाएगा इधर आपकी इंफीरियर वेना केवा पे, तो फिर ये डिपेंडेंट पार्ट में जो है वो एडिमा होगा, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा होगा। तो डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है, तो ये चीज बता रहा है कि ब्लॉकेज किस साइड पे है? इंफीरियर वेना केवा पे, तो ब्लॉकेज है आपकी इंफीरियर वेना केवा में। ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का केस है और उसमें डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है, तो वो उसने पूछा था कि कहाँ ब्लॉकेज हुई है, जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है उसने इन्वेड कर लिया है आपके इंफीरियर वेना केवा को, जिसकी वजह से डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसकी लेग्स और फुट में एडिमा हो रहा है। उसके बाद है a pregnant woman living on a hill station was brought to hospital at term with labor pain. Ultrasonography revealed normal fetus. What is the anomaly that can still occur? वो कहता है कि एक वोमेन है जो कि हिल स्टेशन में रहती है, पहाड़ी इलाके में रहती है, और वो लेबर पेन के साथ आई है, तो यानी प्रेगनेंसी है, तो उसका जो बेबी है उसको कौन सा वो डिलीवर जो बेबी डिलीवर करेगी, तो अब भी उसको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? क्या रिस्क फैक्टर है कि उसको वो हो सकता है? किस चीज का रिस्क अभी भी है कि उसको ये चीज हो सकती है? तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो अभी हो नहीं सकता, जो होना था वो पहले होना था, अब नहीं होना था।
कोरेक्टेशन एओर्टा पहले होता। तो अब पल्मोनरी स्टीनोसिस पहले हो सकता था, लेकिन अब क्या चीज हो सकती है जो अभी भी जिसका रिस्क है? तो अभी रिस्क नहीं है, एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट का अभी कोई रिस्क नहीं है, इन चीजों का कोई रिस्क नहीं है। तो पेटेंट डक्टल आर्टियोसिस का अभी भी रिस्क है कि ये क्या होता है? ये आपका हार्ट है, तो ये आपका हार्ट है और ये इसका पल्मोनरी ट्रंक है और ये आपका एओर्टा है। ये हार्ट में ये आपका राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये आपके हैं, ये आपका एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, इनके दरमियान में एक डक्ट होते हैं जिसे डक्टस आर्टियोसिस कहते हैं। तो बर्थ होने के बाद ये क्लोज हो जाती है, बर्थ होने के बाद ये जो है बर्थ ये होने के बाद क्लोज हो जाती है। डक्टस आर्टियोसिस से क्लोज होना होता है जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान होती है। तो बाद लोगों में जो हाइपोक्सिक एरिया में रहते हैं उनमें एक रिस्क होता है कि उनके जो डक्टस आर्टियोसिस ये पेटेंट रह जाए, ये क्लोज ना हो। तो अगर ये क्लोज ना हो, पेटेंट रह जाए, तो कहते हैं पी लगा देते हैं, डक्टस आर्टियोसिस से पी, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो है ये अभी भी पॉसिबल है, ये नॉर्मली अभी भी हो सकती है, अगर क्या पहले नहीं थी तो ये अभी हो सकती है। तो रिस्क है कि उस पेशेंट को क्योंकि हिल एरिया में रह रहे हैं, जो हाइपोक्सिया जो है वो भी इसको पेटेंट रखने में रोल प्ले करता है। हाइपोक्सिया जो है वो भी डक्टस आर्टियोसिस को पेटेंट रखने में रोल प्ले करता है। तो अब उसने पूछा हुआ था कि तो लेबर पेन, तो अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील नॉर्मल फीटस, पहले नॉर्मल फीटस है, अल्ट्रासाउंड आपने कर लिया, मतलब उसे एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट नहीं है, उसे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन व्हाट इज द एनोमली दैट कैन स्टिल अकर, कौन सी एनोमली अभी भी हो सकती है? तो वो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस अब भी हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल गया था ये कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा नहीं है, ये कंजेनिटल पल्मोनरी स्टेनोसिस नहीं है। तो अब तो नहीं हो सकते कि पैदा हुआ तो ये हो गए, अगर होते तो पहले ही उसमें अल्ट्रासाउंड में आप डिटेक्ट कर लेते। अब जो हो सकता है वो आपकी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है। और पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का मर्मर कहाँ होता है और किस तरह का होता है? ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का जो मर्मर होता है वो आपकी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है और मशीन लाइक हॉलोसिस कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर होता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे। और इसका जो वो है रिस्क फैक्टर क्या होता है? रूबेला इन्फेक्शन, रूबेला, मदर को अगर रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो चांस होता है, एमसीक्यू इस तरह आएगा कि मदर को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है, अब जो बेबी है उसे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में उसको मर्मर आ रहा है, मशीन लाइक मर्मर। जी जो ड्रग देते हैं वो एंडोमेथासिन है, जो ड्रग देते हैं वो एंडोमेथासिन है, वो इसको क्लोज करती है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस को। उसके बाद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, during pregnancy a healthy woman show large number of changes in respiratory parameter। एक प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने बताना है कि क्या प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है, तो यूट्रस बढ़ रही है, यूट्रस बढ़ने से जो लंग है वो कंप्रेस हो रहा है, तो कहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएंगी बताएं। ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वुमन मोस्ट लाइकली चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी पैरामीटर। कहता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि उसकी यूट्रस बढ़ रही है, कंप्रेस कर रही है उसके लंग को, तो उसके जो पैरामीटर है लंग के उसमें क्या प्रॉब्लम क्या चीजें आएंगी? तो क्या चीजें आ सकती हैं? ये जो अभी एमसीक्यू है, ये फर्स्ट स्टेप टू सी के दूसरे थर्ड पेज पे प्रेगनेंसी चेंजेस के नेम से टॉपिक है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें डिटेल से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये जो आपका है ये लंग वॉल्यूम का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है। वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है कि जो आपने इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, तो जो आप हर सांस के साथ इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम है, और ये कितना होता है? 500 ml। तो 500 ml ये होता है। उसके बाद आपने इंस्पायर किया, ऊपर की तरफ इंस्पायर करते हैं, और फिर मैक्सिमम जितना आप इंस्पायर कर सकते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद, ये टाइडल वॉल्यूम के बाद जो मैक्सिमम आप इंस्पायर कर सकते हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। उसके बाद आपने फिर एक्सपायर किया, इंस्पायर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। अब आपने एक्सपायर किया और एक्सपायर करने के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं वो है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो और जो बच गया, जो आप एक्सपायर कर ही नहीं सकते, ये है, यहां तक आपने एक्सपायर करना था मैक्सिमम, ये आप एक्सपायर नहीं कर सकते, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम और ये होता है 1200 ml। अच्छा, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है कि आपने इधर से आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया, यानी कि फिर आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, आपने मैक्सिमम इंस्पायर किया और मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद मैक्सिमम आपने एक्सपायर किया, तो आप नॉर्मल मैक्सिमम आपने इंस्पायर किया जितना आप इंस्पायर कर सकते थे, फिर मैक्सिमम आपने एक्सपायर किया जितना आप एक्सपायर कर सकते हैं। तो नॉर्मल तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम आप निकालते हैं, जो मैक्सिमम आप एक्सपायर करते हैं, उसे कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी, उसे कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है, ये आपका नॉर्मल मैक्स, आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल और मैक्सिमम आप इंस्पायर किया जितना कर सकते थे, फिर मैक्सिमम आपने एक्सपायर किया जितना आप एक्सपायर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम जो आप एक्सपायर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो एक पर्सन है, ये लेडी है और वो उसकी ये लंग है और नीचे जो है यूटस आ चुकी है। अब ये मैक्सिमम इंस्पायर कर सकता है? ये मैक्सिमम इंस्पायर नहीं करेगा क्योंकि लंग को मैक्सिमम इंस्पायर करने के लिए एक्सपेंड होना पड़ेगा और यूटस ने उसकी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ, स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये मैक्सिमम इंस्पायर नहीं करेगा, कम इंस्पायर करेगा, तो कम इंस्पायरेशन होगी और कम इंस्पायरेशन होगी तो फिर कम ही एक्सपायरेशन होगी, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। मैक्सिमम इंस्पायर कम होता है तो फिर मैक्सिमम एक्सपायर भी कम होगा, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसमें कम हो जाती है, या वाइटल कैपेसिटी या फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक ही चीज है। तो वाइटल कैपेसिटी इसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टिव, ये आपकी है कि क्या चेंज आता है प्रेगनेंसी में। उसके बाद है ड्यूरिंग नॉर्मल कार्डिक साइकिल, ये एमसीक्यू आपने करना है और मुझे ये आपके जुम्मे है, इस एमसीक्यू को आपने कल सॉल्व करके देना है। 36 एमसीक्यू जो है ये आपका होमवर्क है। उसके बाद है 37 एमसीक्यू जो है, आवाज मेरी आ रही है? देखिए, a 30-year-old male suffering from the bronchial asthma underwent lung function test. Which of the following parameter confirm the diagnosis? तो उसने पूछा है कि कौन सा एक पर्सन को एस्थमा है, तो किस तरह आप एस्थमा को कंफर्म करेंगे? तो FEV1 रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FEV1 रेशियो अगर नॉर्मल होती है 60, अगर 60 से कम है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो सकती है। तो जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज हैं उसमें जो ये रेशियो है ये 80% से ज्यादा होती है, नॉर्मल 80% होती है। अगर 80% से कम रेशियो हो तो ये कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में एस्थमा है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में आपकी सीओपीडी है और ब्रोंकिएक्टेसिस है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है। तो इन सारी डिजीजेज में जो FEV1 टू FVC रेशियो होती है वो 80 से कम होती है। तो इसमें इसका आंसर ये था कि आपने कंफर्म किस तरह करना है FEV1 रेशियो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो कंसेप्ट मैं बताता हूं। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ये होती है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एलिवेटर डेड स्पेस को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होती है कि आप अपने माउथ से जब सांस लेते हैं तो जो एयर आपके माउथ में रहती है, जो आपकी लेरेंस में रहती है, जो ट्रेकिया में रहती है,
जो ब्रोंकस में रहती है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती एक्सचेंज में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती किसमें, एक्सचेंज में। यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ब्लड में जा रही है, नहीं जा रही ना। तो जहां गैसेस ब्लड में नहीं जा रही, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, उसे कहते हैं इनएटॉमिकल डेड स्पेस। कि सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, मगर आप उसको ब्लड में नहीं जा रही, तो ये इनएटॉमिकल डेड स्पेस है। अगर कोई डिजीज हो जाए तो जो एल्वियोलाई है या कंडक्टिंग जोन, बिल्कुल, जो एल्वियोलाई हैं, अगर यहाँ गैस एक्सचेंज होता है नॉर्मली, अगर यहाँ गैस एक्सचेंज ना हो किसी डिजीज की वजह से, तो ये भी एयर तो आएगी मगर ये गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं करेगी, तो ये एल्वियोलेटेड स्पेस बन जाएगी कि यहाँ एयर तो आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, मगर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो एल्वियोलेटेड स्पेस इसे कह देंगे। तो डेड स्पेस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन आए मगर ब्लड में ना जाए, तो उस पार्ट को कहते हैं। तो जो कंडक्टिंग जोन है, जो कंडक्ट कर रहा है आपके माउथ, आपके नो, आपके लेरिंग्स और ट्रेकिया और ब्रोंकस, ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस में आते हैं। और अगर कोई डिजीज की वजह से एल्वियोलाई भी गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं कर रहे, तो उसे एल्वियोलाई डेड स्पेस कहते हैं। और नॉर्मल पर्सन में जो एपिक्स है वो मेजर रोल प्ले करती है, वहां एक्सचेंज इतना नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड है वो ऊपर इतना नहीं होता, वो नीचे होता है। तो गैस तो ऊपर आती है, लेकिन उधर एल्वियोलाई जो है वो रोल प्ले नहीं करते। तो एपिक्स का जो एरिया है वो भी डेड स्पेस में, एल्वियोलाई डेड स्पेस में रोल प्ले करता है। मगर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो क्या है, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो नॉर्मल एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होती है। जो एल्वियोलाई डेड स्पेस है, क्योंकि सारी एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट कर रही होती है, तो एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होती है। तो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल प्लस एल्वियोलाई डेड स्पेस। नॉर्मल जो होता है पर्सन, उसमें जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो होती है, लेकिन एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होती है। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस के, नॉर्मल पर्सन में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है, और एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होती है। मगर कोई डिजीज हो, जिस तरह के एस्मा है, सीओपीडी है, उसमें आपके एल्वियोलाई भी एक्सचेंज उधर आती है, एल्वियोलाई में भी एक्सचेंज नहीं होता, तो फिर एल्वियोलाई डेड स्पेस भी ऐड हो जाती है। कि जब कोई डिजीज हो तो एल्वियोलाई भी गैस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं करते, क्योंकि वो डिजीज वाले होते हैं। तो फिर उन लोगों में जिनको डिजीज होती है, उनमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलाई डेड स्पेस, जो भी। तो ये आपको फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस का पता होना चाहिए। इसकी समझ आ गई? ये बहुत अहम कंसेप्ट है। थैंक यू डॉक्टर जिया, हम हमारा जिया। इसकी समझ आ गई फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, और एल्वियोलाई डेड स्पेस क्या है। देखिए ये आपके लंग हैं, ये आपका माउथ है, और ये आपकी ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस बन रहे हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ गैसेस तो आ रही हैं, मगर वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, ब्लड में नहीं जा रही, तो सिर्फ कंडक्शन हो रही है। तो जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, उन्हें कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। फिर आपकी एल्वियोलाई हैं, ये यहाँ से गैसेस आपके ब्लड में जाती हैं, यहाँ से गैसेस। तो और अगर ये एल्वियोलाई भी खराब हो जाए, तो ये एल्वियोलाई डेड स्पेस, इन्हें कहेंगे कि यहाँ भी गैस आ रही है मगर एक्सचेंज नहीं हो रही। तो नॉर्मल हालत में तो एल्वियोलाई जो है वो सारी की सारी टेक बार करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इसलिए एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होती है। तो नॉर्मल हालत में जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलाई डेड स्पेस का सम अप होती है। तो नॉर्मल हालत में आपका एल्वियोलाई डेड स्पेस जीरो होता है, सिर्फ एनाटॉमिकल डेड स्पेस ही होती है। तो नॉर्मल पर्सन में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस के। एल्वियोलाई डेड स्पेस नॉर्मल बंदे में नहीं होती। जब कोई डिजीज होती है तो फिर उसकी एल्वियोलाई डेड स्पेस में कुछ ऐसे एल्वियोलाई आ जाते हैं कि वो डिजीज वाले होते हैं और वो गैस एक्सचेंज में रोल प्ले नहीं करते। तो फिर आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अलावा एल्वियोलाई डेड स्पेस भी वो ऐड हो जाएगी। जी नेक्स्ट है, चले ये जो है, चले ये एमसीक्यू कर लेते हैं। 40 एमसीक्यू पे हम ब्रेक लेते हैं।
होगी क्लास होगी। In an uncovered patient lying at the room temperature, the heat loss from the skin is mainly through, एक पर्सन है वो बैठा हुआ है, कपड़े उसके उतरे हुए हैं तो वो कहता है कि उसकी हीट किस तरह लॉस हो रही है, ठीक है, हीट किस तरह लॉस हो रही है। तो एक अनकवर्ड जो पेशेंट है उसकी हीट लॉस होने का क्या मैकेनिज्म है, ये टर्मिनोलॉजी, ये कंसेप्ट जो है ये आपके उसमें पूछा जाता है, एफसीपीएस पार्ट 1 का भी ये एमसीक्यूज है और एनएलई का भी एमसीक्यू है। तो देखें ये बहुत ये ये हीट है, और अगर डायरेक्टली कोई पर्सन किसी चीज के साथ आप अटैच हैं, वो आपसे टच हो रही है और हीट कंडक्ट हो रही है, जिस तरह के ये उसकी जो स्टिक है ये हीट अप हो चुकी है और उसके हाथ ने स्टिक को पकड़ा हुआ, तो डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू हीट उधर ट्रांसफर हो रही है, तो ये कंडक्शन, ये कंडक्शन है। ये आपकी वो फायर है और उससे रेडिएशन के थ्रू आपने दूर से हाथों को कर रहे होते हैं, तो रेडिएशन के थ्रू आपके हार्ट उससे जो हैंड है वो हीट अप हो रहे होते हैं, तो ये रेडिएशन है। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ये है कि जब आप ये गर्म कर रहे हैं वाटर को, तो जो वाटर गर्म हो जाता है वो ऊपर चला जाता है और जो साइडों वाला ठंडा पानी होता है वो इसकी जगह ले लेता है। तो मॉलिक्यूल के थ्रू, मैसिव मॉलिक्यूल के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, कि इधर से जो हीट अप हुआ ऊपर चला गया, जो ठंडा पानी था वो उसकी जगह ले लेता है। तो अब इसको आप देख लें, ये पर्सन जो था वो बिल्कुल उसने कपड़े उतारे हुए थे, तो वो कह रहा है कि उसकी बॉडी से किस तरह हीट लॉस हो रही है, तो रेडिएशन के थ्रू हो रही है, क्योंकि रेडिएशन में इंफ्रारेड रेज होती हैं जिसके थ्रू हीट लॉस होती है। तो कंडक्शन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट। उसके बाद है आपका जो मेन है रेडिएशन, जो अभी वाला आंसर है कि ट्रांसफर ऑफ द हीट वाया इंफ्रारेड वेव्स, हीट की। और उसके बाद एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि एक पर्सन है उसको स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग होने में उसका जो पसीना आएगा, स्वेट होगा, वो एवेपोरेट करेगा, जो उसका लिक्विड है वो जाएगा, वो गैस में चेंज होगा, तो इधर हीट, इधर जो वो कूलिंग होगी। तो वो कहता है कि एवेपोरेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ द हीट दैट अकर व्हेन वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये एवेपोरेशन है। और कन्वेक्शन क्या है? लास्ट कन्वेक्शन ये है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द स्किन एंड द एयर थ्रू मैसिव मॉलिक्यूल के जब ट्रांसफर होता है तो उससे होती है। तो ये वाला जो पेशेंट था, इसमें रेडिएशन, उसने कपड़े उतारे हुए थे और उसकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है रेडिएशन के थ्रू। एक मिनट और दूसरा, अच्छा चलें जी, ये लोकल मेटाबोलाइट, ये भी आसान एमसीक्यू है। देखें, in sportsmen during exercise the skeletal muscle blood flow show a tremendous increase. What is this increase mainly due to? Normally तो कहता है कि एक स्पोर्टमैन है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके मसल को ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, उधर से लैक्टिक एसिड बनता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है एटीपी से एटीपी टूटते हैं, एटीपी बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं लोकल मेटाबोलाइट्स। तो ये एटीपी टूटते हैं, एटीपी बनते हैं, ये सारे के सारे ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। इसलिए जो एक्सरसाइजिंग मसल होते हैं, जब उधर लोकल मेटाबोलाइट बनते हैं तो वेलो डायलेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उस मसल को, जो एक्सरसाइजिंग मसल है। तो एक्सरसाइजिंग मसल का जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है वो लोकल मेटाबोलाइट की वजह से होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड है और आपका एडीपी है। एटीपी टूटने से एडीपी बनता है। और ये जो कंसेप्ट है इससे एमसीक्यू आते हैं, और ये फर्स्ट एड में हमने जो फर्स्ट एड के लेक्चर है उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है जी। ये वाला एमसीक्यू थोड़ा टाइम लेगा, तो पहले हम ब्रेक ले लेते हैं।